बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हमारा जो गैस एक्सचेंज का जो यूनिट चल रहा था, आज उसका लास्ट टॉपिक है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिकी हैं थोड़े से, वो जो है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, आप जानते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर एक मखसूस वॉल्यूम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वो 1 बाय 1 उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको देने लगा हूँ। डिफरेंट टाइप के जो वॉल्यूम है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये क्या होती है? इसी तरीके से टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल इसी तरीके से टाइडल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। एक होती है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या चीज होती है? इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे जो दोनों लंग्स हैं, दोनों जो लंग्स है वो टोटल कितनी एयर जो है वो एक वक्त में होल्ड कर सकते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि ये 5 लीटर कैपेसिटी होती है। 5 लीटर तक की जो एयर है वो ये होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नॉर्मल पीसफुल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल वे में ब्रीद करते हो, तो उस वक्त जो गैस एक्सचेंज होती है वो जस्ट 0.5 लीटर होती है। दैट विल बी इक्वल टू 500 ml। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप 500 ml की जो एयर होती है उसको एक्सचेंज करते हैं। बाकी जो 4.5 लीटर की जो एयर होती है वो स्टेल एयर होती है, वो एक्सचेंज नहीं होती सिंगल टाइम की ब्रीदिंग में, ठीक है ना। हो सकता है वो सेकंड टाइम में इतनी ही और 0.5 जो है वो लीटर जो है वो एक्सचेंज होगी। लेकिन ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो स्टेल एयर बच जाती है, इसको जो है बेटा वो आप फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का नाम देते हो, और ये 4.5 लीटर्स होती है। इसी तरीके से जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, से आप ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो है तकरीबन 3.5 लीटर तक की एयर को जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक्सचेंज की, कि आप मैक्सिमम इतनी एयर जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में होता है और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग भी आप सिर्फ और सिर्फ 3.5 लीटर तक की एयर को एक्सचेंज कर सकते हो। उस वक्त भी तकरीबन 1.5 लीटर तक जो एयर होती है वो स्टेल होती है, मीन वो एक्सचेंज नहीं होती, वो वहां पर उस टाइम रहेगी। हाँ, ये अगली दफा की ब्रीदिंग में इसमें से कुछ पार्ट हो जाएगा, बट डेफिनेट बात है 1.5 लीटर एरिया फिर भी जो है वो एक्सचेंज से महरूम रहेगा। तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको जो है बेटा वो आप रेजिडुअल वॉल्यूम का जो है वो नाम देते हो। चले, ये आपने याद रखना, ये सारी वैल्यूज आपकी बुक के अंदर गिवन है, बट ये प्रॉपर टर्म जो है वो गिवन नहीं है। तो ये प्रॉपर टर्म आप जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको ये बात जो है वो एक्चुअल में समझ नहीं आएगी। उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो हमारे सिलेबस में गिवन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डिजीज जो गिवन है वो है लंग्स कैंसर। देखो बेटा, आप जानते हो, आपने पार्ट 2 में पढ़ा था कि कैंसर जो है ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कहा जाता है। इसमें जो सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म होता है वो ब्रस्ट कर जाता है और अनकंट्रोल वे में जो है वो सेल डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है। अब ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर बनता है ना, बेसिकली जो कैंसर वाला ट्यूमर होता है उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस ट्यूमर में एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है बेटा? मेटास्टेसिस ये होती है कि ट्यूमर का अपने ओरिजिन से ब्रेक होना और डेवलप हो जाना, डेवलप टू अदर साइड, कि ट्यूमर जो है वो अपने ओरिजिन से ब्रेक हो और वाया ब्लड वो ट्रेवल करे और दूसरे किसी दूसरे एरिया में जाकर जो है वो दोबारा से कोई दूसरा ट्यूमर डेवलप कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाती है।
कैंसर के हवाले से, लंग्स कैंसर के हवाले से बात करूंगा कि ज्यादातर स्मोकर्स को ये इशू है। जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग को क्यों स्मोकिंग में ये ज्यादा प्रॉब्लम है? क्योंकि जो टबैको होता है उसके अंदर जो है बेटा वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। 90% जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वालों में 90% जो कैंसर है वो इसी स्मोकिंग की वजह से ही पैदा होता है, 90%। और नॉन स्मोकर्स की निस्बतन स्मोकिंग करने वाले में जो है बेटा वो 10% जो है वो मोर चांस होता है कैंसर प्रोड्यूस करने का। ये बुक की रीडिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जो है बेटा वो है एम्फिसिमा। ये जो बीमारी है ना इसको डीजनरेटिव डिजीज कहा जाता है, डीजनरेटिव डिजीज। क्यों? क्योंकि जो एल्वियोलाई होते हैं ना, आप जानते हो कि एल्वियोलाई सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक ही सेल की मेम्ब्रेन होती है। जब मुसलसल स्मोक इसके साथ टकराती है तो मुसलसल स्मोक जब इसके साथ टकराएगी, ये भी ज्यादातर प्रॉब्लम स्मोकर्स को होता है। मुसलसल जब स्मोक, ये सिंगल सेल, आप जानते हैं सिंगल सेल लेयर है, वीक है, जब मुसलसल स्मोक इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो ये डे बाय डे वीक होती जाएगी। जब स्मोकर जो है वो डीप ब्रीदिंग लेगा, एक्सरसाइज करेगा, जब वो फोर्सफुल ब्रीदिंग करेगा तो फोर्सफुल ब्रीदिंग को ये विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि ये एल्वेलाई ब्रस्ट कर जाएगी। एल्वेलाई के ब्रस्ट करने से ये होता है कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को जो है बेटा वो एम्फिसिमा जो है वो कहा जाता है। इसके बाद थर्ड जो डिजीज है, जो लास्ट है बेटा, वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी। बेटा जैसे मैंने कहा कि एम्फिसिमा एक डीजनरेटिव डिजीज है, इसी तरीके से जो टीबी होती है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब ये इन्फेक्शन से फैलती है। बकायदा बैक्टीरिया है इसका, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, फिर ये मोस्टली जो है ये पुअर लोगों को होती है, पुअर पीपल्स को होती है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ये पुअर्स को ही क्यों होती है, कि सिर्फ उनके पास पैसे नहीं है इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मसला ये होता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, लैक ऑफ एजुकेशन होती है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनमें अवेयरनेस की कमी होती है। अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लेस हाइजेनिक होते हैं, वो हाइजेनिसिटी का जो है वो ख्याल नहीं रखते। आप देखते हो कि इनके घर गंदे होते हैं, मोहल्ला गंदा होता है, जिसकी वजह से सफाई ना होने की वजह से ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये उन एरियाज में जो है इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये इन्फेक्शन, ये जो है बेटा वो लेस हाइजेनिक फूड खाते हैं, लेस हाइजेनिक एरिया के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया के वहां पर मल्टीप्लाई और ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस भी वहां पर ज्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई जो है ये प्रॉब्लम ज्यादातर पुअर लोगों में जो है वो देखा गया। हाइजेनिसिटी अगर पुअर लोग भी इंप्रूव कर लें तो ये प्रॉब्लम उनमें भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉन्टेजियस मीन ये डिजीज जल्दी से जो है बड़ी तेजी से एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेटा लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्या होता है? बेटा वो बेबीज जिनकी बर्थ 7 मंथ में हो जाती है, बर्थ जो है वो 7 मंथ में हो जाती है, जिनका गेस्टेशनल पीरियड, आप जानते हो कि गेस्टेशनल जो पीरियड होता है नॉर्मल वो 9 मंथ होता है,
लेकिन वो 9 मंथ के बजाय वो 7 मंथ में जो है वो जो है बेटा अगर बर्थ हो जाती है तो ऐसे बेबीज के अंदर जो है ये प्रॉब्लम होने का चांस होता है। अब बेसिकली हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं ना, वो एक सर्फेक्टेंट पैदा करते हैं जो कि एक लिपोप्रोटीन का एक मिक्सचर होता है। ये सर्फेक्टेंट हमारे लंग्स की सरफेस टेंशन को कंट्रोल करते हैं। ये बेटा इनफ प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो हमारे लंग्स की कम हो जाती है और वो प्रॉपरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो 7 माह में बच्चा पैदा हुआ है उसको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो उस टाइम के लिए उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है बेटा वो इसको प्रोवाइड की जाती है अनटिल कि उसके जो एल्वेलाई हैं वो इनफ सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें और उसके लंग्स की जो सरफेस टेंशन है वो नॉर्मल हो जाए और वो नॉर्मल एयर को जो है वो ब्रीद करने में कामयाब हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।